जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं आर्मी अग्निवीर 2026 एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है, आर्मी अग्निवीर का एग्जाम 1 जून से स्टार्ट होने वाला है। आप सभी के पास में बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। इस टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई में लगा दो, ज़्यादा से ज़्यादा सवालों की प्रैक्टिस कर लो। तो आज के इस वीडियो में जीके जीएस के इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन आप सभी को करवाने वाला हूं। तो मेरे भाई, जब यह वीडियो खत्म हो जाए आपको कमेंट करना है कि 30 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। अगर आप इन 30 क्वेश्चन में से 18 प्लस क्वेश्चन सही कर देते हैं, इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी है, अग्निवीर में आपकी नौकरी लग सकती है। तो मेरे भाई आइए शुरू करते हैं क्लास को। सवाल पहला तुम्हारे सामने है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? फटाफट बताएंगे कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। सतलज नदी पर है, रावी नदी पर, गंगा नदी पर, महानदी पर। तो बात हो रही है हीराकुंड बांध की। हीराकुंड बांध मेरे भाई आपके उड़ीसा में है। कहाँ पर भाई? उड़ीसा में। हीराकुंड बांध के बारे में बात करें तो भारत का सबसे लंबा बांध, अगर आपसे कोई पूछे ना कि बताओ भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, आप बता देना हीराकुंड बांध है। और ये महानदी पर बना हुआ है। कौन सी नदी पर? महानदी पर। सर, सबसे लंबा बांध तो हीराकुंड है, मुझे ये बताओ कि सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो आप बताएंगे कि सबसे ऊंचा जो बांध है वो है हमारा कौन सा? टिहरी बांध। कौन सा? टिहरी बांध। टिहरी बांध कहाँ पर है? आप बताएंगे सर ये तो उत्तराखंड में है और मेरे भाई भागीरथी नदी पर बना हुआ है। कौन सी नदी पर मेरे भाई? भागीरथी नदी पर। उसी तरीके से एक बांध आपका जो एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए श्री सेलम बांध किस नदी पर बना हुआ है? ठीक है, श्री सेलम बांध। तो श्री सेलम जो बांध है वो आपके कृष्णा नदी पर बना हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका महानदी। चेक कर लो मेरे भाई, आपका ये क्वेश्चन गलत हुआ है या सही हुआ है, क्योंकि मेरे भाई वीडियो के लास्ट में आपको बताना भी तो है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। दूसरा क्वेश्चन तुम्हारे सामने, विशाल स्नानागार सिंधु सभ्यता के किस नगर में मिला है? लोथल में, मोहनजोदड़ो में, कालीबंगा में, हड़प्पा में। तो बात हो रही है विशाल स्नानागार की। तो ये मिला है मेरे भाई कहाँ पे? आपके मोहनजोदड़ो। जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का गलत हो गया। अब देखो भाई, कुछ चीजें हैं जो तुमसे पूछी जाएंगी, जैसे कि अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ कालीबंगा की खोज किसने की थी, तो आप बताएंगे कालीबंगा की खोज तो अमलानंद घोष ने की थी। ये पता होना चाहिए मेरे भाई। वहीं आपसे पूछा जाएगा कि बताओ हड़प्पा की खोज किसने की थी, आप बताएंगे हड़प्पा की खोज ये तो दयाराम साहनी ने की थी। किसने? दयाराम साहनी ने। वहीं आपसे पूछा जाएगा कि बताओ लोथल की खोज किसने की थी, तो आप बताएंगे लोथल की खोज मेरे भाई आपके SR राव से SK राव ने की थी। किसने मेरे भाई? SK राव ने आपके की थी। तो राइट आंसर आपका मोहनजोदड़ो होगा। इसको भी मिला लो मेरे भाई कि यह क्वेश्चन आपका सही हुआ है या फिर गलत हुआ है। अगला मेरे भाई सवाल तुम्हारे सामने है तीसरे नंबर का, राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयक को अपने पास विचारार्थ अधिकतम कितने दिनों तक रख सकता है? कहने का मतलब यह है कि संसद के द्वारा कोई विधेयक पारित हुआ है तो इस विधेयक को राष्ट्रपति अपने पास कितने दिनों तक रख सकता है? 6 सप्ताह तक, 6 महीने तक, 3 महीने तक, या फिर कोई सीमा नहीं है। तो मेरे भाई संसद के द्वारा जो विधेयक पारित किया जाता है उसको राष्ट्रपति अपने पास कितने भी टाइम के लिए रख सकता है, इसकी कोई समय सीमा नहीं है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? डी होगा। उसी तरीके से मेरे भाई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि धन विधेयक को, ठीक है मेरे भाई, धन विधेयक के बारे में आपने खूब पढ़ा होगा। तो धन विधेयक पर राज्यसभा कितने दिनों तक प्रतिबंध लगा सकती है? तो धन विधेयक पर राज्यसभा कितने दिन तक प्रतिबंध लगा सकती है? तो आप बताएंगे कि सर ये तो आपके 14 दिन का प्रतिबंध यहां पर लगा सकती है। ठीक है, तो धन विधेयक पर राज्यसभा 14 दिन का प्रतिबंध लगा सकती है। याद रख लेना मेरे भाई, लाइन एग्जाम में पूछी जाएगी। चौथा क्वेश्चन आपके सामने है,
भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? एक सेकंड भाई मैं चेक कर लेता हूं, चौथा ही क्वेश्चन है ना हमारा ये, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था, ये दूसरा क्वेश्चन था, ये तीसरा था और ये चौथा है, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? अब दो तरीके के सदन है मेरे भाई संसद के। देखो सबसे पहले तो आप ये बात करो कि ये जो संसद है ना, संसद, ठीक है मेरे भाई, ये आपकी जो संसद है इसके मैं दो सदनों की बात करूंगा। एक तरफ तो मेरे भाई आपकी राज्यसभा है, एक तरफ कौन सी है? राज्यसभा। और एक तरफ मेरे भाई कौन सी है? आपकी लोकसभा, ठीक है मेरे भाई, कौन सी है? लोकसभा। तो अगर बात करता हूं राज्यसभा, तो राज्यसभा मेरे भाई कैसा सदन है आप बताएंगे? ये तो उच्च सदन है। जबकि लोकसभा कैसा सदन है? लोकसभा आपका निम्न सदन है। एक बात यह भी पूछी जाएगी मेरे भाई कि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, जबकि लोकसभा को भंग किया जा सकता है, ठीक है। लोकसभा को भंग कर सकते हैं लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं कर सकते। तो निम्न सदन कौन सा है आप बताएंगे? लोकसभा। कौन सा है मेरे भाई? आपका लोकसभा। अगर मैं बात करता हूं कि संसद किस अनुच्छेद में है, तो संसद है अनुच्छेद नंबर 79 में, राज्यसभा किस में है? अनुच्छेद नंबर 80 में, और लोकसभा किस में है? अनुच्छेद नंबर 81 में। आपने ट्रिक पढ़ी होगी मेरे भाई, वो ट्रिक कौन सी है? ट्रिक है मेरे भाई आपकी से रे ला, ठीक है। से हो गया संसद, रे से हो गया राज्यसभा और ले से हो गया लोकसभा। तो 79, 80 और 81, तो राइट आंसर आपका लोकसभा होगा। आइए फिर पांचवें क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। मानचित्र कला के अध्ययन को क्या कहा जाता है? स्टैटिस्टिक कहते हैं, फोटोग्रामेट्री कहते हैं, कार्टोग्राफी कहते हैं, या फिर आपके ज्योडेसी कहते हैं। मानचित्र कला के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फटाफट बताएंगे मेरे भाई। तो राइट आंसर आगा होगा आपका कार्टोग्राफी, ठीक है। मानचित्र कला के अध्ययन को क्या कहते हैं? कार्टोग्राफी कहते हैं। अब बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे भाई जो एग्जाम में पूछी जाएंगी, खिड़की बंद कर दीजिए, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें जो एग्जाम में पूछी जाएगी कि जैसे कि मैं आपसे पूछूं, बताओ सुंदर लेखन को क्या कहते हैं? हम सुंदर लेखन को क्या कहते हैं आप बताएंगे? कैलीग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? कैलीग्राफी। मैं आपसे पूछूं कि बताओ वृद्धावस्था का अध्ययन क्या कहलाता है आप बताएंगे? जीरेंटोलॉजी कहते हैं। वृद्धावस्था के अध्ययन को क्या कहते हैं? जीरेंटोलॉजी कहते हैं। उसी तरीके से मेरे भाई सहवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? सर फाइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? फाइकोलॉजी कहते हैं। उसी तरीके से कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? माइकोलॉजी। तो राइट आंसर कार्टोग्राफी हो जाएगा। सभी स्टूडेंट मैच कर लो कि यह क्वेश्चन आपका सही हुआ है या फिर गलत हुआ है। छठा क्वेश्चन आपके सामने है, मैला आंचल किसकी उत्कृष्ट रचना है? तो मैला आंचल के बारे में आपसे पूछा है, विद्यापति की है, प्रेमचंद की है, फणीश्वरनाथ रेणु की है, वाचस्पति मिश्र की है। तो मैला आंचल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फणीश्वरनाथ रेणु की पुस्तक का नाम है। सर प्रेमचंद की पुस्तक भी एग्जाम में पूछी जाएंगी, जैसे कि आपकी गोदान पूछी जाती है, जैसे कि मेरे भाई आपकी गबन पूछी जाती है, जैसे कि आपके नमक का दरोगा पूछा जाएगा, नमक का दरोगा, जैसे कि मेरे भाई आपसे पूस की रात पूछी जाएगी। किसकी मेरे भाई? पूस की रात। तो ये सारी की सारी पुस्तक किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की है। मैला आंचल तो फणीश्वरनाथ रेणु की है। तो मैच कर लो मेरे भाई। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन आपके सामने है, भारत का सबसे बड़ा नदी सेतु कहाँ पर है? दिल्ली में, पटना में, मोकामा में, हैदराबाद में। तो सर भारत का सबसे बड़ा नदी सेतु, तो देखो मैं बात कर रहा हूँ भारत का सबसे बड़ा नदी सेतु, तो उसका नाम मेरे भाई क्या है? भूपेन हजारिका। क्या है नाम है मेरे भाई उसका? भूपेन हजारिका। आपने भी खूब नाम सुना होगा। और ये मेरे भाई कहाँ पर है? सर ये आपके असम से अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। किससे मेरे भाई? असम के अरुणाचल प्रदेश को आपको जोड़ता है। और ये मेरे भाई आपके सर ये कौन सी नदी पर है? तो आप बताएंगे लोहित नदी पर है। किस नदी पर मेरे भाई? लोहित नदी पर है। और लोहित मेरे भाई किसकी सहायक नदी है? आप बताएंगे ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो देखो मैंने आपसे पूछा कि भारत का सबसे बड़ा नदी सेतु कहां पर है,
तो आप बताएंगे कि सर वो हमारा कौन सा भूपेन हजारिका है। भारत का सबसे बड़ा नदी सेतु कौन सा है? भूपेन हजारिका। असम से अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है, लोहित नदी पर बना हुआ है, और लोहित जो नदी है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कभी अगर आपसे पूछा जाए ना कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन सी है, तो आप बता देना लोहित नदी है। तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन तो हमारे हैं ही नहीं इसमें। तो बिल्कुल मेरे भाई, अगर मैं इन ऑप्शनों के हिसाब से देना चाहूँ ना, तो ऑप्शनों के हिसाब से तो पटना आंसर होगा। अगर ऑप्शनों के हिसाब से देना चाहूंगा तो पटना आंसर होगा। वैसे अगर मैं तुमसे पूछ लूँ नॉर्मली कि बताओ सबसे बड़ा नदी सेतु कहाँ पर है, आप बता देना असम में है। ठीक है, असम से अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। ऑप्शनों के हिसाब से पटना आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? प्रथम बौद्ध संगति, अब मैंने आपको पहले भी बताया है कि बौद्ध संगति टोटल कितनी थी? बौद्ध संगति टोटल 4 थी। तो पहली बौद्ध संगति मेरे भाई किसके टाइम पर हुई थी? तो आप बताएंगे पहली हुई थी अजात शत्रु के टाइम पर। किसके टाइम पर मेरे भाई? अजात शत्रु के टाइम पर। और ये कहाँ पर हुई थी? आप बताएंगे ये राजगृह में हुई थी। सर दूसरी बौद्ध संगति किसके टाइम पर हुई? दूसरी हुई थी मेरे भाई आपके कालाशोक के टाइम पर। किसके टाइम पर? कालाशोक के टाइम पर। और ये कहाँ पर हुई थी? ये आपके वैशाली में हुई थी। कहाँ पर? वैशाली में। तीसरी जो बौद्ध संगति है ये मेरे भाई किसके टाइम पर हुई? सम्राट अशोक के टाइम पर हुई थी। ये कहाँ पर हुई थी मेरे भाई? ये आप बताएंगे ये पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ पर मेरे भाई? पाटलिपुत्र में। और चौथी जो बौद्ध संगति है ये कनिष्क के टाइम पर हुई थी। किसके टाइम पर? कनिष्क के। और मेरे भाई ये आपके कहाँ पर हुई थी? आपके कुंडल वन में हुई थी। क्लियर मेरे भाई? कुंडल वन बोल दो, कुंडल ग्राम बोल दो, जो भी है। ठीक है, तो देखिए प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। तो मैच कर लो मेरे भाई कि आपका ये क्वेश्चन सही हुआ है या फिर गलत हुआ। ठीक है, तो अजात शत्रु के टाइम पर हुई राजगृह में, दूसरी कालाशोक के टाइम पर हुई वैशाली में, तीसरी अशोक के टाइम पर हुई पाटलिपुत्र में, और चौथी हुई कनिष्क के टाइम पर कुंडलवन में। तो राइट आंसर डी होगा। आइए 9वें सवाल पर बढ़ते हैं। लाइक सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई, लाइक सब्सक्राइब करना फ्री होता है। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने भारत में सती प्रथा को बंद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो सती प्रथा को बंद करने की बात हो रही है मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, सती प्रथा को बंद करने की बात हो रही है, तो आप बताएंगे राजा राम मोहन राय राइट आंसर होगा। अगर मेरे भाई मैं बात करता हूं कि सती प्रथा पर रोक कब लगी, ठीक है, सती प्रथा पर रोक, तो आप बताएंगे सती प्रथा पर रोक लगी थी 1828 में। किसके टाइम पर लगी? आप बताएंगे विलियम बेंटिक के टाइम पर। ठीक है, विलियम बेंटिक। अब ये जो राजा राम मोहन राय है ना, ये जो राजा राम मोहन राय है ये इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। इसके टाइम पर एक तो आत्मीय सभा की स्थापना इसने की। ठीक है, आत्मीय सभा, तो आत्मीय सभा की स्थापना इसने कब की थी? आपको पता होना चाहिए 1815 में की थी। और इसी ने मेरे भाई आपके एक ब्रह्म समाज की स्थापना भी की थी, और ये की थी आपके 1828 में। ठीक है, तो सती प्रथा को बंद करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई है? राजा राम मोहन राय ने। सती प्रथा पर रोक कब लगी? 1828 में, विलियम बेंटिक के टाइम पर। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में हुई, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई, और किसने की? राजा राम मोहन राय ने। आइए मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। तो ये सवाल मेरे भाई आपका 10वां सवाल हो गया क्या? एक सेकंड भाई, मैं तो भूल और गया। ठीक है, एक सवाल, 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है मेरे भाई, हाँ, तो हम 10वें सवाल पर बढ़ेंगे। ठीक है मेरे भाई, 10वें सवाल पर बढ़ेंगे दोस्त। तो ये हमारा 10वां सवाल है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की है? तो आप बताएंगे रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, दयानंद सरस्वती, या फिर मेरे भाई आपका भारत सरकार। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। कब की थी? 1897 में। कब की थी? 1897 में। क्लियर मेरे भाई? दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की? आप बताएंगे आर्य समाज की स्थापना की थी। कब की थी? 1875 में। सर ये जो स्वामी विवेकानंद हम पढ़ रहे हैं ना, इन्होंने शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। ये जो हम पढ़ रहे हैं ना स्वामी विवेकानंद, इन्होंने शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिया था, और शिकागो धर्म सम्मेलन 1893 में हुआ था। आइए फिर अगले सवाल पर बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर तेल शोधन कारखाने हैं?
तो बताएंगे भाई तेल शोधन का जो कारखाना है वो कहाँ पर है, आप बताएंगे मथुरा में, बैरोनी में, बड़ोदरा में या इनमें से सभी। तो सर तेल शोधन के कारखाने तो मथुरा में भी हैं, बैरोनी में भी है, बड़ोदरा में भी है, यानी कि इनमें से सभी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए फिर 12वें क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और बता दीजिए मेरे भाई ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। धनराज पिल्ले किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? शतरंज के, फुटबॉल के, हॉकी के, क्रिकेट के? तो धनराज पिल्ले की बात हो रही है सर। धनराज पिल्ले हमारे हॉकी से संबंध रखते हैं। किससे मेरे भाई? आपके हॉकी से। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ मेजर ध्यानचंद का संबंध किससे है? तो मेजर ध्यानचंद भी तो आपके हॉकी से ही संबंध रखते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ भारतीय हॉकी संघ की स्थापना कब हुई? भारतीय हॉकी संघ की स्थापना कब हुई थी? तो कोई बता सकता है मेरे को भारतीय हॉकी संघ की स्थापना? आप बताएंगे 1925 में हुई थी। कब हुई थी? 1925 में। अगला सवाल मेरे भाई तुम्हारे सामने है 13 नंबर का। फेरेल का सिद्धांत किससे संबंधित है? पवन की दिशा से, पवन के वेग से, लहरों की तीव्रता से, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे भाई फेरेल के सिद्धांत की बात हो रही है, पवन की दिशा से संबंध रखता है। आइए 14 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। भारतीय संसद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसके 2 सदन है क्या? क्या संसद के 2 सदन है? फिर बोला लोकसभा निम्न सदन है क्या? तीसरा बोला राज्यसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है क्या? राज्यसभा उच्च सदन है क्या? तो मेरे भाई आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो जस्ट थोड़ी देर पहले ही मैंने तुमको बताया था कि मेरे भाई ये जो राज्यसभा है ना, राज्यसभा ये उच्च सदन है, राज्यसभा उच्च सदन है और इसको मेरे भाई हम लोग जो है भंग नहीं कर सकते। ठीक है, इसको भंग नहीं किया जा सकता। तो राज्यसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है क्या? सर गलत बात है ये तो, और गलत ही तो पूछा है आपसे। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। तो मिला लो मेरे भाई, आपका गलत हुआ या फिर सही हुआ। 15 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। बंगाल के पाल वंश का संस्थापक कौन था? दामोदर था, गोपाल था, धर्मपाल था या फिर आपका देवपाल था? तो पाल वंश का जो संस्थापक है वो तो मेरे भाई कौन है? गोपाल है। अब बहुत सारे वंश है जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, जैसे कि मैं पूछ लूँ बताओ मुगल वंश का संस्थापक कौन है? आप बताएंगे ये तो बाबर है। मैं आपसे पूछूं मेरे भाई बताइए पल्लव वंश का संस्थापक कौन है? आप बताएंगे सिंह विष्णु है। क्या नाम है मेरे भाई? सिंह विष्णु है। मेरे भाई आपसे पूछूं कि बताओ चोल वंश का संस्थापक कौन है? आप बताएंगे चोल वंश का तो विजयालय है। कौन है मेरे भाई? विजयालय है। मैं आपसे पूछूं कि बताओ राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है? तो राष्ट्रकूट वंश का तो दंती दुर्ग है। क्या है मेरे भाई? आपका दंती दुर्ग है। क्लियर मेरे भाई। मैं आपसे पूछूं कि बताओ चंदेल वंश का संस्थापक कौन है? चंदेल वंश का संस्थापक आपका नन्नुक है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? गोपाल होगा। आइए 16वें क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। दूसरे विश्व युद्ध के बाद में यूएनओ की स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क में है। अब देखो मेरे भाई, मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर तो आप बताएंगे द हेग में है। कहाँ पर मेरे भाई? द हेग में। मैं आपसे पूछता हूं मेरे भाई कि मुझे बताओ आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो आप बताएंगे आईएमएफ का हेडक्वार्टर तो हमारे वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ पर मेरे भाई? वाशिंगटन डीसी में। मैं आपसे पूछूं कि बताओ वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर भी वाशिंगटन डीसी में है। मैं आपसे पूछता हूं बताओ यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर आपका पेरिस में है। मैं आपसे पूछूं कि बताओ आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आसियान का हेडक्वार्टर हमारे जकार्ता में है। कहाँ पर? जकार्ता में। मैं आपसे पूछूं WTO, WHO और WLO तीनों का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मेरे भाई आप बोलेंगे जिनेवा में। कहाँ पर मेरे भाई? जिनेवा में। तो देखो संयुक्त राष्ट्र संघ का
स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945, दूसरे विश्व युद्ध के बाद में। मेरे भाई इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर द हेग में है। IMF का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर भी वाशिंगटन DC में है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है। आसियान का हेडक्वार्टर जकार्ता में है। WTO, WHO और WLO तीनों का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे भाई, इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आइए 17 नंबर का सवाल आपके सामने है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो मेरे भाई सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? आप बताएंगे कि सर ये तो पशुपति की, भगवान पशुपति की पूजा करते थे। किसके मेरे भाई? भगवान पशुपति की। अब आप बोलेंगे पशुपति तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो पशुपति ऑप्शन में, तो भगवान शिव जी तो है, तो भगवान शिव जी को ही तो पशुपति बोलते हैं। राइट आंसर आपका क्या होगा? डी होगा। 18 नंबर का सवाल आपके सामने है। हड़प्पा कालीन घर किसके बने होते हैं? तो मेरे भाई हड़प्पा के जो घर है मिट्टी के, पुआल के, लकड़ी के, ईंटों के। तो हड़प्पा काल के जो घर है वो ईंटों के बने होते हैं। किसके मेरे भाई? आपके ईंटों के। ठीक है, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। 19 नंबर का सवाल है, प्रसिद्ध सहारा मरुस्थल किस महादेश में स्थित है? तो सर सहारा मरुस्थल की बात हो रही है। मैंने कल भी आपको बताया था कि सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सबसे बड़ा मरुस्थल, तो सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वो कौन सा है? सर वो तो हमारा सहारा मरुस्थल है। और ये कहाँ पर है? आपके अफ्रीका में। कहाँ पर मेरे भाई? आपके अफ्रीका में है। ठीक है, ये बात भी आपको याद होनी चाहिए। आइए 20 नंबर का सवाल आपके सामने है। जापान की राजधानी कहाँ पर है? तो सबको पता है मेरे भाई जापान की राजधानी। देखो मुझे ये बताओ कि हिरोशिमा पर परमाणु बम आपका कब गिरा था? तो हिरोशिमा पर परमाणु बम गिरा था 6 अगस्त 1945 और उस बम का नाम क्या था मेरे भाई? लिटिल बॉय। ठीक है, उस बम का नाम क्या था? लिटिल बॉय था। उसी तरीके से नागासाकी पर बम कब गिरा था? तो नागासाकी पर बम गिरा था 9 अगस्त 1945 और इसका नाम क्या था? इसका नाम था मेरे भाई आपका फैटमैन। क्या नाम था मेरे भाई? फैटमैन। तो जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिरा? सर 6 अगस्त 1945 को, जिसका नाम था लिटिल बॉय। नागासाकी पर परमाणु बम कब गिरा? 9 अगस्त 1945 को, जिसका नाम था फैटमैन। 21 नंबर का सवाल आपके सामने है। प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किसकी कृति है? ठीक है मेरे भाई, प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किसकी कृति? देखो एक मोनालिसा वो है मेरे भाई जो आपके वो कुंभ के मेले में फेमस हुई थी। ठीक है मेरे भाई, कुंभ के मेले में आपके फेमस है मोनालिसा। ठीक है, वो तो अगर ठीक है भाई मतलब उसकी तो बात ही छोड़ दो। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा मोनालिसा किसकी कृति है? लियोनार्दो दा विंसी की। ठीक है मेरे भाई, किसकी कृति आपके? लियोनार्दो दा विंसी की। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो कुंभ मेले की जो मोनालिसा उसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो कहीं काम नहीं आएगी। 22वें नंबर का सवाल आपके सामने है। कौन सा मुगल शासक चित्रकला का प्रेमी था? तो मेरे भाई चित्रकला का प्रेमी वो जो शासक था वो कौन सा था? हुमायूं था, अकबर था, शाहजहां था, जहांगीर। चित्रकला का प्रेमी कौन था मेरे भाई? आपका जहांगीर था। 23 नंबर का सवाल आपके सामने है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितने वर्ष पर होता है? देखो भाई मैं बात करता हूं लोकसभा, तो लोकसभा के जो सदस्यों का चुनाव है वो 5 वर्ष के बाद में होता है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है। तो राइट आंसर तुम्हारा क्या होगा? डी होगा। अगला सवाल मेरे भाई 24 नंबर का। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे हो मेरे भाई, सन 1600 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? सन 1600 में। सर 1526 में क्या हुआ था? पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। ठीक है मेरे भाई, पानीपत का पहला युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है भाई, किसके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? सन 1600 में। 25 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। अल हिलाल नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? महात्मा गांधी थे, रविंद्रनाथ टैगोर थे, जवाहरलाल नेहरू थे, अबुल कलाम आज़ाद थे। अल हिलाल नामक जो पत्रिका है इसके संपादक कौन थे? तो आप बताएंगे अब्दुल कलाम आज़ाद। मेरे भाई मैं बात कर रहा हूँ महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी की भी पत्रिकाएं जो एग्जाम में आती है, जैसे कि यंग इंडिया। अगर आपसे कोई पूछने बताओ यंग इंडिया किसकी पत्रिका है? सर महात्मा गांधी की। मैं आपसे पूछ बताऊँ नवजीवन किसकी पत्रिका है? सर महात्मा गांधी की।
मेरे भाई मैं आपसे पूछूं हरिजन किसकी पत्रिका है, आप बताएंगे महात्मा गांधी की। रविंद्रनाथ टैगोर ने मेरे भाई गीता अंजलि पुस्तक लिखा था, ठीक है मेरे भाई, गीता अंजलि पुस्तक किसने लिखा, रविंद्रनाथ टैगोर ने। और इस पुस्तक के लिए इनको 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला, ठीक है मेरे भाई, 1913 में क्या मिला था इनको, साहित्य का नोबेल प्राइज मिला था। तो ये बात भी आपको याद होनी चाहिए। अल हिलाल नामक पत्रिका के संपादक कौन है, अब्दुल कलाम आज़ाद हैं। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, डी होगा। अब बढ़ते हैं मेरे भाई आपके 26वें क्वेश्चन पर। 26वां क्वेश्चन आपके सामने है, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, सच्चिदानंद सिन्हा है, भीमराव अंबेडकर, इनमें से कोई नहीं। तो प्रारूप समिति के सदस्य कौन थे, अध्यक्ष कौन थे, आप बताएंगे भीमराव अंबेडकर। सर ये जो भीमराव अंबेडकर है इन्होंने महाड़ सत्याग्रह चलाया था, कौन सा मेरे भाई, महाड़ सत्याग्रह। और महाड़ सत्याग्रह कब चलाया था, 1927 में। सर भीमराव अंबेडकर की एक बुक है जो एग्जाम में पूछी जाती है, वेटिंग फॉर ए वीजा। क्या नाम है मेरे भाई इनकी पुस्तक का, वेटिंग फॉर ए वीजा। ये पुस्तक मेरे भाई किसकी है, भीमराव अंबेडकर, ठीक है। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अंबेडकर थे। महाड़ सत्याग्रह इन्होंने चलाया 1927 में। और वेटिंग फॉर ए वीजा पुस्तक भी किसकी है, भीमराव अंबेडकर की। ये वही भीमराव अंबेडकर है जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा बताओ तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने लिया था, भीमराव अंबेडकर ने। 27वां सवाल आपके सामने है, भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया। मेरे भाई भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया, तो आप बताएंगे सर 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए तो मेरे भाई हम लोग 26 नवंबर को क्या मनाते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं, ठीक है। 26 नवंबर को क्या मनाते हैं, संविधान दिवस हम लोग मनाते हैं। देखो संविधान सभा के बारे में क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं मेरे भाई, ठीक है। संविधान सभा के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। सर संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई, इसके 2 दिन बाद में 11 दिसंबर 1946 को। सर संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हुई, इसके 2 दिन बाद में 13 दिसंबर 1946 को। सर संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। क्लियर मेरे भाई। तो संविधान सभा की बैठकों के बारे में क्वेश्चन आते हैं। पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को, तीसरी बैठक हुई 13 दिसंबर 1946 को और अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। तो राइट आंसर तुम्हारा बी होगा, 26 नवंबर 1949। 28वां सवाल आपके सामने है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी मेरे भाई, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए किसने की थी, आप बताएंगे A.O. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। कब की थी, 1885 में की थी। पहले अध्यक्ष कौन थे मेरे भाई, पहले अध्यक्ष कौन थे, आप बताएंगे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। पहले अध्यक्ष कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। 29 नंबर का सवाल आपके सामने है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम 20 वर्ष किस रूप में जाने जाते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो शुरुआत के 20 साल थे ना, 1805 से 1885 से लेकर 1905 तक के, ठीक है, 1885 से लेकर 1905 तक के जो 20 साल है उनको मेरे भाई उदारवादी राष्ट्रीयता के रूप में जाना जाता है। मेरे भाई अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ कांग्रेस का विभाजन कब हुआ, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था, तो कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1905 के सूरत अधिवेशन में, 1905 के सूरत अधिवेशन में। और कांग्रेस का विलय कब हुआ, यानी कांग्रेस जो अलग हुई थी वो वापिस एक कब हुई थी, वापिस एक हुई थी मेरे भाई 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ सकता है, ठीक है, कि कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था, 1905 के सूरत अधिवेशन में, जबकि कांग्रेस का विलय कब हुआ था, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। तो मेरे भाई टोटल 29 ही क्वेश्चन थे, ठीक है मेरे भाई। वैसे तो मैं 30 क्वेश्चन टाइप करके लेके आया था, पता नहीं एक क्वेश्चन कैसे रह गया मेरे भाई, मुझे भी नहीं पता। तो 29 क्वेश्चन है टोटल। अब आप मुझे ये बताओ कि 29 क्वेश्चन में से आपके कितने सही हुए हैं। मैंने पढ़ा दिया, मेरे पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है मेरे भाई, मज़ा तब आएगा जब आप खुद सही करोगे। तो मुझे ये बताओ कि इन 29 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं।
तो अब मिलेंगे अगले वीडियो में। एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक।